हे बच्चों, वेलकम बैक ऑन योर ऑन चैनल जे नॉलेज। तो हमने स्टार्ट किया था हमारे 10th की हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे गांधी जी भारत में आते हैं। भारत में आके वो भारत की हालात को देखते हैं। जहाँ जहाँ उन्हें लगा कि आंदोलन किया जा सकता है वो वहाँ आंदोलन करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने खिलाफत और असहयोग आंदोलन पढ़ा जिसमें गांधी जी ने मुस्लिम लोगों को साथ लेके चलने का सोचा और वो चले भी। कुछ टाइम तक वो आंदोलन चला, बहुत सारे लोगों ने उसमें हिस्सा भी लिया, लेकिन धीरे 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 करके उस आंदोलन का प्रभाव जो था वो कम हो गया। और इसके बाद अब गांधी जी को ये सोचना था कि अब कोई और मौका जिससे लोगों को मैं फिर से इकट्ठा कर सकूं और फिर से एक नया आंदोलन खड़ा किया जा सके। तो उन्होंने क्या सोचा? नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा, अवज्ञा का मतलब है किसी की बात ना मानना, किसी की आज्ञा का पालन ना करना। गांधी जी ने इस बार सोचा कि देश को अगर एक करना है तो नमक एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नमक नमक से देश को कैसे एक किया जा सकता है। तो बच्चों, नमक का यहाँ पे ये है कि उस टाइम पे अंग्रेज़ों की सरकार थी और नमक आपको पता है कि हर घर में रोज़ यूज़ की जाने वाली चीज़ है ना। हम सब यूज़ करते हैं। अभी तो खैर बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन उस टाइम पे अंग्रेज़ खुद अपने सरकारी कारखानों में नमक बनाते थे। उन्होंने आम जनता पर नमक बनाने पर प्रतिरोध लगा रखा था कि आप लोग नमक नहीं बना सकते। नमक बनाना सिर्फ सरकार के हाथ में है। वो सरकार खुद नमक बनाती थी और खुद ज़्यादा करों पर ज़्यादा कर लेके लोगों को वो बेचती थी। तो ये गांधी जी को सही लगा कि नमक के ज़रिए मैं शुरू करता हूँ। तो 31 जनवरी 1930 को उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन था? इरविन था, लॉर्ड इरविन। तो उन्होंने वॉइस रॉय इरविन को एक खत लिखा। उस खत में उन्होंने अपनी 11 मांगे रखी। ये मांगे ना अलग अलग वर्ग के लोगों की थी। कुछ उद्योगपतियों की थी, कुछ किसानों की थी, ऐसे अलग अलग लोगों से जुड़ी हुई मांगे थी। गांधी जी ने इन 11 मांगों को क्यों रखा? क्योंकि वो समाज के अलग अलग वर्गों को आपस में जोड़ना चाहते थे। ठीक, तो इनमें से सबसे एक इम्पोर्टेंट मांग जो थी वो क्या थी? नमक के ऊपर लगने वाले कर को ख़त्म करना। क्योंकि नमक का इस्तेमाल तो सारे ही वर्ग के लोग करते हैं। यह रोज़मर्रा के भोजन का भी एक अभिन्न हिस्सा है। इसीलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को ख़त्म करना था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक चेतावनी की तरह था, एक अल्टीमेटम की तरह था। उन्होंने इस पत्र में क्या लिखा, क्या बोला इरविन को कि अगर 11 मार्च तक, उन्होंने 11 मार्च की डेट दी कि अगर 11 मार्च तक उन्होंने मांगे नहीं मानी तो हम क्या शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन इरविन जो थे वो झुकने को तैयार नहीं थे। उसके बाद गांधी जी को मजबूरन क्या स्टार्ट करना पड़ा? आंदोलन स्टार्ट करना पड़ा। तो गांधी जी ने क्या किया? अपने साथ 78 वॉलेंटियर्स को लिया और यात्रा शुरू कर दी। यात्रा कहाँ से कहाँ तक शुरू की? यह यात्रा उनका गुजरात के साबरमती में एक आश्रम था। उस आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजरात के ही तटीय कस्बे में जाके ख़त्म होनी थी। अब गुजरात हमें पता है कि समुंदर से जुड़ा हुआ है, तो समुंदर तक उन्होंने जाना था। पूरा 240 किलोमीटर तक का रास्ता था। तो गांधी जी ने अपनी एक टोली बनाई और चल पड़े। गांधी जी ने 24 दिन हर रोज लगभग 10 मील का सफ़र तय किया। वो जहाँ भी रुकते वो लोग उनको सुनने आते, लोग उनका बहुत मान सम्मान करते। और 6 अप्रैल को वो डांडी पहुँचते हैं। उन्होंने समुंदर का पानी उबालकर वहाँ पे नमक बनाना शुरू कर दिया। अब नमक अंग्रेज़ नहीं चाहते थे भी कोई भी भारतीय हमारे बिना परमिशन के नमक बनाए, लेकिन गांधी जी ने वहाँ जाके नमक बनाया और ऐसा करके उन्होंने अंग्रेज़ों का जो कानून था उसका उल्लंघन कर दिया। अब यहीं से शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये शुरू तो गांधी जी ने किया, लेकिन गांधी जी को देख के देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने ऐसा ही करना स्टार्ट कर दिया। यह आंदोलन असहयोग के मामले में कैसे अलग था वो हम देखेंगे कि क्या चीज़ थी जो उसमें थी और इसमें नहीं थी, इस आंदोलन में नहीं थी। इस आंदोलन में
तो अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करना था और बल्कि ऊपर से क्या करना था, उनके बनाए हुए कानूनों का उल्लंघन भी शामिल था। जो असहयोग था उसमें सिर्फ हमने अंग्रेज़ों की चीज़ों को बहिष्कृत किया था, कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया था। इसमें हम कानून भी तोड़ रहे हैं नमक बना के। सो अब देश के अलग अलग भागों में ऐसे ही नमक बनाया जाने लगा। ये पिक्चर आपको शो हो रही है, यहाँ गांधी जी हैं और ये उनके 78 वॉलंटियर्स जिनको लेके वो यात्रा करते हैं। अब गांधी जी को देख के देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों ही लोगों ने नमक का कानून तोड़ना शुरू कर दिया। सरकारी जो कारखाने थे नमक वाले, उनके सामने प्रदर्शन किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, दुकानों शराब की दुकानों की पिकेटिंग की, उनको बंद करने लगे। और जो किसान थे, किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। ठीक, गाँव में जो कर्मचारी लगे हुए थे उन्होंने इस्तीफे दे दिए। और जो जंगलों में जो आदिवासी रहते थे उनकी भी हमने बात की थी ना, कि उनके लिए जो एरिया था वो कम कर दिया था अंग्रेज़ों ने, कि आप सिर्फ यहीं तक अपने पशु चरा सकते हो। तो वो भी उन एरियो में पशु चराने लगे जो उनके लिए नहीं था, जिनमें उनके घुसने पर पाबंदी थी। वो उन एरियाज़ में भी जाने लगे अपने पशुओं को चराने के लिए, लकड़ी की इकट्ठा करने के लिए। सो इन सारी ही घटनाओं से अब अंग्रेज सरकार को हो गई चिंता। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर थे, जो इस आंदोलन को चलाने के लिए मेन काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। हर जगह पर हिंसक टकराव होने लगे। अप्रैल 1930 में गांधी जी के एक बड़े ही अच्छे साथी थे, खान अब्दुल गफर खान। तो अब्दुल गफर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जो भीड़ थी वो गुस्से में आ गई। तो उन्होंने पुलिस की गोलियों का भी सामना किया, वो डरते नहीं थे। बहुत सारे लोग इसमें मारे भी गए और बाद में महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद शोलापुर के जो मजदूर थे उन्होंने भी अंग्रेजी अदालतों, उनके भवनों पर हमले किए। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर भी पुलिस वालों ने हमले किए, औरतों और बच्चों को मारा पीटा, बहुत हिंसा होने लगी। इस हिंसा के डर से महात्मा गांधी ने एक बार फिर से अपना आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हिंसा हो, बेकसूर लोग मारे जाएं। तो उन्होंने अपना आंदोलन एक बार फिर से वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता किया और समझौते पर साइन किए, दस्तखत किए। इसमें क्या था, इस समझौते में जो गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी क्या करने वाले थे, लंदन में जाके एक सम्मेलन होना था जिसका नाम है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने बोला कि मैं हिस्सा लूंगा, कि मैं अपनी मांगे वहां रखूंगा, अपनी बातें वहां रखूंगा और इस आंदोलन में मैं हिस्सा लूंगा। तो अब इसके बदले में क्या करना है, आपको इरविन को बोला कि आप राजनीतिक जो भी कैदी आपने गिरफ्तार किए हैं उनको रिहा कर दो। तो दिसंबर 1931 को सम्मेलन में जो सम्मेलन होना था उसमें भाग लेने के लिए गांधी जी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई बात नहीं बन पाती उनके आपस में। तो वो वहाँ से बीच में ही बात छोड़ के वापस आ जाते हैं। और यहाँ आकर जब वो देखते हैं कि सरकार ने दोबारा से अपना वही काम शुरू कर दिया है, लोगों को मारना पीटना, और गफर खान और जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, कांग्रेस को अब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, हर जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, बहिष्कार हो रहे हैं, ऐसा सब हो रहा है। भारी आकांक्षाओं के बीच अब क्या किया गांधी जी ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो एक बार वापस ले लिया था वो दोबारा से शुरू कर दिया। और यह आंदोलन लगभग साल भर तक चला, लेकिन 1934 तक जाते जाते इसकी भी स्पीड कम हो गई, इसकी गति धीमी पड़ने लगी। तो अब ये तो आंदोलन कब से कब तक चला वो देख लिया, लेकिन अब इस आंदोलन में कौन कौन से लोगों ने भाग लिया, किन किन लोगों की भागीदारी कम थी, वो हम देखते हैं। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, तो इन लोगों ने कैसे लिया वो देखते हैं। गांवों में क्या थे, संपन्न किसान थे। हमने ये पढ़ा है कि जो स्वराज वर्ड है, शब्द है स्वराज, उसके मायने हर एक वर्ग के लिए अलग अलग थे। अब आज़ादी का मतलब लोगों के लिए वैसा ही था जैसे कि उनको जो चाहिए वो उनके लिए आज़ादी है। उस टाइम पे उनको ये पूरे देश को आज़ाद करवाना है, ये उनके मन में इतना नहीं था। गाँव में संपन्न किसान, जैसे बड़े बड़े जो किसान थे,
पट्टेदार और उत्तर प्रदेश के जो जाट आंदोलनों वाले किसान थे। व्यावसायिक फसलों की, अब खेती खराब हो गई थी, खेती खराब होने के कारण मंदी भी चली, मंदी के कारण उन्हें लगान देना जो था वो मुश्किल लग रहा था। ठीक, तो वो लगान, और सरकार लगान कम नहीं कर रही थी, लोगों में असंतोष था, तो उन किसानों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने जो समुदाय थे उनको इकट्ठा किया और बहिष्कार करने के लिए उन्हें मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई किसके खिलाफ थी? लगान के खिलाफ, कि उन्हें जो लगान है वो कम चुकाना पड़े। लेकिन जब 1931 में हमने देखा ना कि गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था, तो इससे उन्हें निराशा हुई, और इसीलिए 1932 में जब आंदोलन दोबारा से शुरू किया तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया ही नहीं। क्या? ये तो थे बड़े किसान। अब बात करते हैं गरीब किसानों की। गरीब किसान लगान में कमी नहीं चाहते थे, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और क्या थी? जो छोटे किसान थे वो बड़े किसानों से पट्टे पर ज़मीन लेते थे। जैसे हम बोलते हैं ना कि ठेके पर ज़मीन लेना, तो वैसे वो ज़मीन लेकर खेती करते थे। अब क्या हुआ, जैसे ही आमदनी गिरने लगी, मंदी चली थी, तो उससे ना उनके लिए वो पट्टे का जो ठेका होता है वो भी चुकाना मुश्किल हो गया, है ना। वो किराया भी नहीं चुका पा रहे थे। तो वो क्या चाहते थे कि ज़मींदार जो हैं वो इस भाड़े को, इस ठेके को क्या कर दें, माफ़ कर दें। इसीलिए उन्होंने रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया। अब अमीर किसानों और ज़मींदारों की नाराज़गी। अब कांग्रेस को क्या था कि ये किसानों को भाड़ा माफ़ करने के लिए बोल रहे हैं, बड़े किसानों को, छोटे किसान, तो इससे अगर हम छोटे किसानों को शामिल करते हैं तो बड़े किसान क्या हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। तो कांग्रेस इस भाड़ा विरोधी आंदोलन से थोड़ा क्या कर रही थी, हिचकिचा रही थी। इसी कारण गरीब किसान और कांग्रेस के बीच संबंध इतने नहीं बन सके। अब किसानों की बात होगी, अब आते हैं व्यवसायी वर्ग पर। व्यवसायी क्या होते हैं? उद्योगपति, जो बड़े बड़े कारखाने चलाते हैं वो। उनके लिए क्या था? अब जैसे पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उद्योगपतियों ने बहुत सारा मुनाफा कमाया और वो ताकतवर हो चुके थे। अब उन्हें क्या था कि हमारा कारोबार फैले, हम अपना सामान बेचें। तो इसके लिए उन्होंने व्यावसायिक गतिविधियों में उन्होंने अपना कारोबार फैलाने के लिए ऐसी ही नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनके काम रुक रहे थे। तो वो क्या चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं का जो आयात है वो कम हो, कि बाहर से हमारे देश में जो वस्तुएं हैं वो कम आए। क्यों? क्योंकि उनके जो उद्योगों की बनी हुई वस्तुएं हैं ना वो हमारे देश में बिके। तो वो ये चाहते थे, वो चाहते थे आयात में कमी करना। सो व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए दो चीज़ें बनाई गई। कौन कौन सी? 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, और 1927 में एक और बनी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ। इनका गठन किया गया। अब इनमें बड़े बड़े उद्योगपति शामिल थे। कौन कौन से? जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जीडी बिरला, जाने माने उद्योगपति थे इसमें। अब उन्होंने इस आंदोलन को आर्थिक सहायता दी। आर्थिक सहायता कैसे? उनके पास बहुत सारा पैसा था तो उन्होंने पैसा लगा के इस आंदोलन में आर्थिक सहायता दी, और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। तो उद्योगपतियों ने ये काम किया। उद्योगपति से ऐसे युग के रूप में देखते थे कि जिससे अब अंग्रेज सरकार उनके कारोबार पर, उनकी फैक्ट्रीज पर प्रतिबंध लगा देती थी। तो उन्हें लगता था कि हम खुले में व्यापार कर सके, हमें छूट हो व्यापार करने की। तो इसीलिए उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया। लेकिन वो भी थोड़ा डरे हुए थे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने, अब बात करते हैं श्रमिक वर्ग, मजदूरों की। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। तो श्रमिक वर्ग ने भी सिर्फ नागपुर में ही हिस्सा लिया। अब जैसे जैसे उद्योगपति, अब बड़े बड़े उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे हैं, क्योंकि वो उनको आर्थिक सहायता, पैसा दे रहे हैं आंदोलन चलाने के लिए। तो मजदूर इस बात से थोड़ा दूर हो रहे हैं, कांग्रेस से थोड़ा दूर हो रहे हैं। और कांग्रेस को भी क्या है कि उनको बड़े उद्योगपतियों से अगर पैसा मिल रहा है, आंदोलन चलाने के लिए सहयोग मिल रहा है, तो उन्होंने मजदूरों की मांगों पर कुछ खास ध्यान दिया नहीं।
1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। और 1930 में छोटा नागपुर की जो टिन खानों में काम करने वाले मजदूर हैं, उन्होंने भी गांधी टोपियां लेके बहुत सारा अपना बहिष्कार किया, अलग अलग रैलियां की। लेकिन कांग्रेस मजदूरों की मांगों को इतना आगे लाने से हिचकिचा रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हमने मजदूरों की मांगें मानी तो जो उद्योगपति हैं वो नाराज हो जाएंगे, तो वो ये भी नहीं चाहते थे, है ना। इसके बाद बात करते हैं औरतों की, कि उस टाइम पे हमें पता है कि उस टाइम पे समाज कैसा था। औरतों को घर से बाहर निकलने तक की आज़ादी नहीं थी, लेकिन फिर भी औरतों ने बहुत योगदान दिया इस आंदोलन में। ठीक, गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों ही औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी, जुलूसों में भी हिस्सा लिया, नमक बनाया। ये देखो, ये पिक्चर है, शो कर रही है ना कितनी बड़ी संख्या में जो औरतें हैं वो आई हुई हैं यहाँ पे। ये सारी की सारी औरतें हैं जो घर से निकलकर आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आई हैं। कुछ ने बच्चों को भी गोद में उठाया हुआ है। तो हर उम्र की जो महिलाएं थी उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। विदेशी कपड़ों को जलाया, शराबों की दुकानों की पिकेटिंग की। जो संपन्न किसान परिवारों की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, और गांवों से जो गरीब परिवार की जो महिलाएं थी उन्होंने भी बहुत हिस्सा लिया। लेकिन औरतों के यहाँ पर हिस्सा लेने से उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आने वाला था। अब देखो, हर किसी ने हिस्सा लिया आंदोलन में। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ इच्छाएं थी। उद्योगपतियों का था कि हमारा सामान बिके, किसानों को था कि लगान कम हो। अब औरतें बाहर तो आई, लेकिन औरतों का क्या काम था? वो क्या चाहती थी? वो जो चाहती थी वो नहीं होने वाला था। पता है क्यों? क्योंकि गांधी जी को क्या लगता था कि जो औरतें हैं ना, उनका काम क्या है? गांधी जी का मानना था कि औरतों को घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अपनी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही उनका असली कर्तव्य है। तो इसीलिए कांग्रेस भी काफ़ी लंबे समय तक औरतों को जगह देने से हिचकिचाती थी। कांग्रेस में किसी भी बड़े पद पर कांग्रेस की पार्टी में औरतों के लिए जगह ही नहीं थी। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी? कहाँ तक लिमिटेड था? सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। मतलब हर एक के लिए स्वराज ऐसा नहीं था जैसा कि वो सोचकर बनाया गया था। अब एक ऐसा ही एक समूह आता है, वो किसका? अछूतों का। अछूत कौन? दलित वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग। 1930 के बाद वो खुद को दलित मानने लगे थे। कांग्रेस ने भी उन पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कांग्रेस किससे डरती थी? जो रूढ़िवादी हिंदू लोग थे उनसे वो डरती थी। क्योंकि जो हिंदू थे ना, उन्होंने ही इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा दिया था कि वो अछूत हैं, उन्हें हाथ नहीं लगाना। पर लेकिन महात्मा गांधी ऐसा नहीं सोचते थे। महात्मा गांधी ने ऐलान किया, क्या ऐलान किया? कि छुआछूत को ख़त्म किए बिना हम 100 साल तक भी स्वराज नहीं अब पा सकते। स्वराज की स्थापना हो ही नहीं सकती, तो पहले हमें इसे ख़त्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या? उन्होंने इन अछूतों को एक नाम दिया, क्या? हरिजन, यानी ईश्वर की संतान। उन्होंने मंदिरों में, सार्वजनिक तालाबों में, सड़कों में, कुओं पर उन्हें एक जैसे अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह भी किया कि उनकी प्रतिष्ठा उन्हें वापस मिलनी चाहिए। अब मैला ढोने वाले कौन होते हैं? जो सीवरेज साफ करने का काम करते हैं। उनको प्रतिष्ठा दिलाने के लिए गांधी जी ने खुद शौचालय साफ किया। तो उन्होंने ऊंची जातियों को भी बोला कि इस अस्पृश्यता के पाप को आप छोड़ दो, सारे दलित लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए भी आवाज़ उठाई, और उनको निर्वाचन क्षेत्रों में। अब जो दलित लोग थे वो क्या चाहते थे? दलित लोगों ने भी खुद को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। वो अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे। अब यहाँ पर अलग निर्वाचन क्षेत्र का मतलब समझो आप लोग, मीन्स कम्युनलिज्म। वो क्या चाहते थे कि हमारे दलित लोगों का चुनाव भी अलग हो, दलित लोगों को सिर्फ दलित लोग ही वोट डालें, और दलित लोगों का नेता भी सिर्फ दलित ही बने। तो इससे क्या होता? अब गांधी जी को ये था कि अगर अलग निर्वाचन क्षेत्र इन्हें मिल गया
तो ये तो फिर से एक अलग ही बन के रह जाएंगे समाज में, एक तो ये हो ही नहीं पाएंगे, कभी मिल ही नहीं पाएंगे समाज में। तो गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की जो हिस्सेदारी थी वो सीमित थी। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर का नाम सबने सुना है ना। वो खुद भी क्या थे, एक दलित थे, इसीलिए वो दलितों के लिए आवाज़ उठाते थे। तो उन्होंने दलितों के लिए 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन नाम की एक संस्था बनाई। तो वो दलितों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर गांधी जी के साथ, अब गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, उसमें गांधी जी भी जाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर भी जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर वहाँ पे बात करते हैं कि जो दलित लोग हैं उनको अलग निर्वाचन क्षेत्र दो, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। तो इसीलिए उनका गांधी जी के साथ काफ़ी विवाद होता है, जिसके बाद गांधी जी बैठ जाते हैं आमरण अनशन पर कि जब तक मेरी बात मानी नहीं जाएगी कि मैं अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को नहीं मानता, मैं तब तक आमरण अनशन करूँगा। सो उनका वो क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी। आखिरकार अंबेडकर को अब ये गांधी जी की बात माननी पड़ी, तो उन्होंने गांधी जी की बात मान ली और उस टाइम पे उनके और गांधी जी के बीच में सितंबर 1932 में एक पैक्ट हुआ जिसका नाम था पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट में क्या था कि जो दलित वर्ग है या फिर जो अनुसूचित जाति है, दलित वर्ग को अब अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है, तो उनके लिए क्या किया कि उनको हम अलग से निर्वाचन क्षेत्र नहीं देंगे, लेकिन उनके लिए जो परिषद, विधान परिषद में जो सीटें हैं वो आरक्षित कर देंगे, लेकिन जो चुनाव है वो सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में जैसे होता है वैसे ही होगा। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका से ही देखते थे, लेकिन इतना होने के बाद भी दलित कांग्रेस के साथ वो इतना नहीं जुड़ पाए। वो तो थी दलितों की बात। अब हमने ये देखा है कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने खिलाफत के आंदोलन को जोड़ के मुस्लिम लोगों को साथ कर लिया था, लेकिन अब इस आंदोलन में मुस्लिम लोगों का उत्साह बहुत कम था, है ना, क्योंकि इसमें उनका कोई खास फायदा होने वाला नहीं था। तो मुस्लिमों का एक बड़ा तबका भी कांग्रेस से कटा हुआ था। उसके बाद जो कांग्रेस में 1920 के दशक में हिंदू महासभा जैसे कुछ धार्मिक संगठन थे जो मुसलमानों को उनके साथ अच्छे संबंध नहीं बना पा रहे थे, तो दोनों ही समुदायों के बीच संबंध खराब होते चले गए, उनके बीच टकराव होने लगा, दंगे होने लगे, सांप्रदायिक टकराव होने लगे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने गठबंधन करने का प्रयास तो किया और उन्हें लगा भी था एक बार के लिए कि हाँ फिर से हम एक हो जाएंगे। मुस्लिम लीग मुस्लिम लोगों की पार्टी थी जैसे कांग्रेस थी, लेकिन इस बार भी जो उनके एक नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना क्या कह रहे थे, उनका कह रहा था कि उन्हें केंद्र में तो आरक्षित सीटें दी जाएं, लेकिन जो स्टेट्स हैं मुस्लिम, जिसमें मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा है, ऐसे जो स्टेट्स हैं जैसे बंगाल और पंजाब था, उसमें उन्हीं की आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक, तो ऐसा अब ना हो पाया, इसी बहस के चलते वो अलग हो गए। ठीक, अब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। हमने देखा ना, जो मुसलमान थे वो भी संयुक्त संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं हुए। बहुत सारे मुस्लिम लोग इस चीज़ को लेके चिंता में थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि जो पूरा देश है उसमें हिंदू जो है वो बहुसंख्या में है और जो मुस्लिम है हम अलग संख्या में हैं, थोड़ी संख्या में है, तो हमारी कोई बात ही नहीं सुनता, हमारे हकों के लिए कोई बोलता ही नहीं, इसीलिए वो अलग थे। उन्हें अपनी पहचान खोने का डर था। अब सामूहिक अपनेपन का भाव, ये तो थी सविनय अवज्ञा की बात। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रवाद, कि जो ये राष्ट्रवाद है इसका विचार लोगों को दिलों में कैसे फैला। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। अब इस पिक्चर में उनके साइड बॉर्डर्स को देखो, इन साइड बॉर्डर्स में अलग अलग धर्मों के वो बने हुए हैं, चिन्ह बने हुए हैं। ये देखो, ये हिंदू धर्म का, ठीक,
तो इससे भी क्या पता चल रहा है कि देश देश में राष्ट्रवाद का जो विचार है वो लाने के लिए, अलग अलग धर्म के लोगों को साथ में लाने के लिए बहुत प्रयास किए गए थे। अब राष्ट्रवाद की भावना कब पनपती है? जब लोगों को लगता है कि वो एक ही राष्ट्र के अंग हैं, वो एकता के सूत्र में बनते हैं, कोई कोई बात से वो आपस में जुड़ते हैं, तब उनके मनों में राष्ट्रवाद की जो भावना है वो आती है। सामूहिक अपनेपन का भाव कब आया? जब वो इकट्ठे होकर संघर्षों में भाग लेने लगे। ठीक, लोक गाथाएं, गीत, चित्र, प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। अलग अलग चीजें थी जिन्होंने लोगों को आपस में जोड़ा। अब ऐसे ही अगर आप यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें फ्रांस और जर्मन का प्रतीक भी दो नारियों को दिखाया गया, जर्मेनिया और मैरियन। तो वैसे ही हमारे यहाँ भी एक तस्वीर बनाई गई, किसकी? भारत माता की। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ये किसकी है? भारत माता की तस्वीर है। इन्हें एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया। इनके एक हाथ में क्या है? माला है, एक हाथ में कपड़ा है, किताब है, विद्या, और एक हाथ में खाना है। ठीक, तो ये भारत माता की एक बड़ी ही अच्छी तस्वीर बनाई जिन्होंने लोगों को आपस में जोड़ना शुरू किया। अब राष्ट्र के लोगों के दिमाग में एक तस्वीर बनी। ठीक, सो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ? एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। उन्होंने क्या? उन्होंने वंदे मातरम का गीत लिखा 1970 में, और इसी गीत को बाद में उनके एक उपन्यास आनंद मठ में भी शामिल किया गया। और यही गीत बाद में जाकर जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हो रहा था तो वहाँ लोगों ने खूब इस गीत को गाया। और आज बांग्लादेश का जो हमारा नेशनल एंथम है ना, तो वैसे उनका भी नेशनल एंथम है, तो उसमें यही गीत उनका नेशनल सॉन्ग है। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरणा लेकर जो अबिंदरनाथ टैगोर थे, एक रविंद्रनाथ टैगोर हैं और एक अबिंदरनाथ टैगोर हैं, तो अबिंदरनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि को चित्रित किया। यह चित्र अबिंदरनाथ टैगोर का बनाया हुआ है। इसमें दिखाया गया है उन्हें सन्यासिनी के रूप में, शांत, गंभीर, आध्यात्मिक, जो आगे चलकर इसे अलग अलग तस्वीरों पर अलग अलग कलाकारों ने बनाया। लोगों में तस्वीर जब ये गई तो उनके मन में श्रद्धा भाव पैदा हुआ। ठीक, अब इसी से राष्ट्रवाद का विचार लोगों में जाने लगा। राष्ट्रवाद में जो पुराने लोग कथाएं सुनाते थे हमारे पुराने ज़माने की, हमारे अतीत की, तो उनको भी लोगों में फैलाया जाने लगा। तो लोगों ने एक और चीज़ सोची कि क्यों ना हमारे इंडिया को एक करने के लिए जो हमारा एक अच्छा अतीत है, क्योंकि पुराने टाइम में इंडिया जो भारत था हमारा, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध देश था। यहाँ से लोग व्यापार करने के लिए आते, बौद्ध धर्म, जैन धर्म यहीं से बना। तो उस सारे अतीत को, हिंदुओं का एक बड़ा अच्छा अतीत रहा है, ब्राह्मण्स का, तो लोगों को ये सामने लाके खड़ा करना शुरू किया लोगों के। ठीक, ये आप फोटो देख रहे हो, ये किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। उनके हाथ में एक किताब है जिसे उन्होंने अपने दिल के पास रखा हुआ है, और उसके ऊपर भारत माता की फोटो बनी हुई है। अब जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा तो लोगों को एकजुट करने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया गया, प्रतीकों का प्रयोग किया गया, जैसे यहाँ पे भी भारत माता दिखाई हुई है। बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन चला तो वहाँ पे एक तिरंगा झंडा बना जिसका कलर था हरा, पीला और लाल रंग का। इसमें कमल के 8 फूल थे और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक अर्धचंद्र अर्ध चंद्रमा बनाया हुआ था ऐसी शेप में। उसके बाद 1921 में स्वराज का झंडा भी तैयार किया गया। स्वराज का झंडा कैसा था? सफ़ेद, हरा और लाल रंग का था। इसमें गांधीवादी का प्रतीक चरखा भी बनाया गया था जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा उठा के चलना एक आम बात हो गई थी उस टाइम पे। इतिहास की पुनर्व्याख्या, हमने अभी भी बात की इतिहास की पुनर्व्याख्या की। हमारा जो गौरव इतिहास पहले रहा है उसको लोगों के सामने लेके आना, उनको बताना कि अंग्रेज क्या कहते थे कि भारतीयों को कुछ पता नहीं है, वो खुद को संभाल नहीं सकते, इसीलिए अंग्रेज उन्हें आके उनके देश को संभाल रहे हैं, है ना। वो हमें छोटा महसूस करवाते थे। तो लोगों ने सोचा क्यों ना हमारा जो इतना अच्छा इतिहास है कि हमारे इतने बड़े बड़े राजा हुए हैं, इतना इतना कुछ है पीछे अतीत में,
तो क्यों ना उनको लोगों के सामने लाया जाए, लोगों में विश्वास की जो कमी है उसे पूरा किया जाए। लेकिन और जो विज्ञान की, हस्तकला की, गणित की, संस्कृति की जो हमारी एक इतने अच्छी जो परंपरा रही है उन्हें लोगों के सामने लाया जाए। बट उस टाइम पे हमारा जो इतिहास है अगर आप पढ़ोगे ना तो सारा इतिहास किसका है? हिंदुओं का है। मुस्लिम तो बहुत बाद में आते हैं। तो इससे क्या हुआ, जैसे जैसे इतिहास को लोगों ने लाना शुरू किया तो जो मुस्लिम लोग थे, बाकी जो मुस्लिम लोग थे या अन्य समुदाय के जो लोग थे, वो अपने आप को यहाँ से अलग थलग महसूस करने लगे। तो उनको लगा कि हमारी तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। तो इसीलिए राष्ट्रवाद का विचार ऐसे ऐसे करके लोगों में आया। अब कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या हुआ? अंग्रेज सरकार जो थी उनके खिलाफ भारतीयों में, उनके अलग अलग वर्गों में गुस्सा बढ़ने लगा और महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी लोगों को आपस में जोड़ा। बहुत सारे लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया गया। वो अलग अलग आंदोलनों में हिस्सा लेने लगे। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं थी, अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, उनकी अलग अलग शिकायतें थी इसी औपनिवेशिक शासन से। इसीलिए सबका अलग अलग अर्थ था। सबको ये था कि वो हमारे मुद्दों को कांग्रेस क्या करेगी? हल करेगी। और कांग्रेस को भी डर था कि अगर उन्होंने एक समूह की मांगों को ज़्यादा उठाया तो कहीं दूसरा समूह उनसे दूर ना चला जाए। तो इन सब में जो राष्ट्र उभर रहा था वो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली सारी आवाज़ों का एक पुंज था कि हर वर्ग के लोगों की आवाज़ों को इकट्ठा उठाया गया था उसमें। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये कौन सी तस्वीर है? ये भारत छोड़ो आंदोलन की है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 को हुआ था। इसमें आपको बताया गया है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। अब 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन कुछ भारतीयों को कुछ लालच देने के लिए कोशिश करता है। क्रिप्स मिशन क्यों आया था? क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था और दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों को लड़ने के लिए ज़रूरत थी भारतीयों के साथ की, कि भारत में जो लोग हैं वो भारत से जो सेना लेके वो लड़ सके अलग अलग देशों से। लेकिन भारत के लोग इस बात को मान नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे कि हम तुम्हें तभी समर्थन देंगे अगर तुम हमें आज़ादी दोगे। तो क्रिप्स मिशन ने आज़ादी तो नहीं देने की बात की, लेकिन कुछ ऐसी बात की कि आप अपना संविधान बना लो, आप अपने खुद के चुनाव करो, ये कुछ उन्होंने बातें रखी। तो लोगों ने इन बातों को नहीं माना क्योंकि उन्हें तो आज़ादी चाहिए थी। उसके बाद गांधी जी ने शुरू किया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो, इस प्रस्ताव को मान भी लिया गया। तो इसमें गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो का नारा। तो भारत छोड़ो आंदोलन में उनके आह्वान पर बहुत सारे लोग इस आंदोलन में कूद पड़े। राष्ट्रीय गीतों का, नारों का सहारा लिया गया। छात्र, मजदूर, किसान, हजारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। औरतों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ महिलाओं के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। बंगाल से थी मतांगनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ, उड़ीसा से रमा देवी। तो इस वे में जो आंदोलन था वो चला, ठीक। और इससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आई, जिसकी वजह से वो बिना डरे अंग्रेज़ों से लड़ पाए। उनकी गोलियों के आगे भी वो हिले नहीं। तो गांधी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए। सो ये था भारत में राष्ट्रवाद का आपका चैप्टर, और यहाँ पे चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।